हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आज हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन का रिवीजन। शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, जितनी बातें हमने आज तक पढ़ी है उसको हम लोग आज रिवाइज करेंगे। अब तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। नोट्स आपके पास कंप्लीटेड है, आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, बैक सारे लेक्चर्स, और आपके पास नोट है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले आप बैक लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, नोट कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन वीडियो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि लिविंग थिंग्स, इस दुनिया की कोई भी चीज जिसमें लाइफ है वो लिविंग थिंग कहलाता है। लिविंग थिंग के अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग है या नहीं है। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जिसमें लाइफ है वो लिविंग। लिविंग को डिसाइड करने के लिए 5 मेन है। सबसे पहला है आपका ग्रोथ, ग्रोथ होता है, लिविंग में ग्रोथ होता है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है रिस्पायरेशन, चौथा है सेंसिटिविटी एंड फिफ्थ है मूवमेंट। यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, रिस्पायरेशन, मूवमेंट, ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग्स के। उनमें से मूवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मूवमेंट हमारे बॉडी में प्रोमिनेंट होता है, यानी कि हमेशा हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ मूव कर ही रहा होता है। इवन जब आप सो रहे होते हैं उस समय भी आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा था। तो क्वेश्चन आए कि सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग थिंग्स को पहचानने का, तो वो है मूवमेंट। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो कोई भी लिविंग थिंग जो इस दुनिया में है उसको अपने लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, जिससे कि वो अपने लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन कर सके। और उन बेसिक फंक्शंस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेज। 4 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेज हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रिस्पायरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज इजेशन। दीज आर 4 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेज, और इस चैप्टर में हमें इन्हीं चारों को पढ़ना है। चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले हमने मेटाबॉलिज्म सुन लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो मिल करके मेटाबॉलिज्म, कलेक्टिवली उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। चलिए अब देखिए, लाइफ प्रोसेसेज अगर आपको परफॉर्म करना है, लाइफ अगर जिंदा रहना है तो आपको लाइफ प्रोसेसेज परफॉर्म करना होगा, और लाइफ प्रोसेसेज परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको मिलेगा कहां से? फूड से मिलेगा। तो फूड ही सोर्स है हमारे एनर्जी का। अच्छा, तो फूड क्या होता है? फूड वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कोई ऑर्गेनिज्म या तो सिंथेसाइज करता है या अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसका यूटिलाइज करता है। किसके लिए? या तो बॉडी ग्रोथ के लिए या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी को हम कहते हैं फूड। याद रखिएगा, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फूड जो हम लेते हैं उस फूड के अंदर मौजूद होता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ही हमारे काम की है। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स वैसे केमिकल कंपाउंड्स हैं या वैसे सब्सटेंसेज हैं जो इसेंशियल है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए या हमारे एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए। हमारे बॉडी के अगर मेन न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन मिनरल्स हैं एंड वाटर हैं। These 5 are the nutrients of our human body. ओके, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में बांटा था हमने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लेस अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत बॉडी के हर एक पार्ट को होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत सिर्फ बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स को ही होती है, जैसे ग्लूकोज पूरे बॉडी को चाहिए, विटामिन ए सिर्फ आई को चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक बात याद रखिएगा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है वो जो है उसे डाइजेशन की जरूरत होती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक विटामिन मिनरल्स उसे डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि आगे भी आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, वाटर जो है, वाटर भी हमारा एक न्यूट्रिएंट है, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। वाटर को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे अगर आप बढ़े तो अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है, वो बेसिक फंक्शन है, वो लाइफ प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म या तो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है या अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है और उसे यूटिलाइज करता है। यानी फूड सिंथेसाइज करना या सराउंडिंग से ऑब्टेन करना और फिर उसको यूटिलाइज करना, ये कंप्लीट प्रोसेस मिलके बनाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए यहां 2 बातें हो गई, या तो फूड सिंथेसाइज करना या फूड ऑब्टेन करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है तो
उसका जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और अगर वो अपने सराउंडिंग से फूड ऑब्टेन कर रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो न्यूट्रिशन के हो गए दो टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। समझ गए आप? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने देखा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता था, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसमें फूड बनाने के लिए क्या किया जाता है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। और केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन जिसमें फूड बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन जो है उसमें उसको परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिल्स हैं उन्हें फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले को केमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अच्छा, जो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं वो अपना फूड बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गेनिल्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं केमोसिंथेसिस। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हमने देखा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गए तीन टाइप्स के। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक, सेकंड इज पैरासिटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता था? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करता था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता था जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता था बिना उसे किल किए हुए। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता था जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से कंप्लेक्स फूड इंजेस्ट करता था, फिर उसे डाइजेस्ट करता था और फिर इसका यूटिलाइज करता था। पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन की नेसेसिटी नहीं थी, वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ही अब्सॉर्ब करता था। हमने देखा था लेक्चर में, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ही अब्सॉर्ब करता था। ओके, अब अगर बात करें तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले को हम पैरासाइट्स कहते हैं, एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले को हम होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। क्योंकि वो जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो कंप्लेक्स होता है, उसे वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं यानी एसिमिलेट करते हैं, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे इजेस्ट कर देते हैं। तो कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाला ऑर्गेनिज्म इन्हीं 5 स्टेप में अपने न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सवाल उठता है कि हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन प्लांट। लेकिन हाँ देखिए, एनिमल्स फूड हैबिट के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट मटेरियल पे डिपेंड करता है, कार्निवोरस जो एनिमल फ्लेश खाता है, और ओमनीवोरस जो प्लांट मटेरियल भी कंज्यूम करता है और एनिमल फ्लेश भी खाता है, वो हो गया ओमनीवोरस। ओके, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो प्लांट्स हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेंगे। कैसे सिंथेसाइज करेंगे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिससे कोई प्लांट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करता है। ओके, ये अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए आपके पास या प्लांट के पास ऐसा क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है? तो उसके पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ही वो अपना फूड, वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसी को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाता है। याद रखिएगा कि पौधे जो अपना फूड बनाते हैं वो बनाते हैं किससे? वो कहां बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कहां बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट के सेल के अंदर 3 प्लास्टिड्स होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं खुद से। अब अगर आगे बात करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का फिगर आपको ब्रेन में याद आ रहा होगा तो उसमें ग्रेनम होता है, स्ट्रोमा होता है, और ग्रेनम के अंदर थैलेक्वाइड का स्टॉक होता है, थैलेक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल क्या करता है? सन को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप में वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में,
में, ऑक्सीजन को सराउंडिंग में छोड़ दिया जाता है और जो हाइड्रोजन है वो आगे जाता है थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने प्लांट ने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, सेकेंड स्टेप में वाटर को स्प्लिट किया, ऑक्सीजन को सराउंडिंग में छोड़ दिया, और ये जो स्प्लिट हुआ उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस, क्योंकि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर को तोड़ा जा रहा है, इसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस से वाटर तोड़ा गया और जो एनर्जी बच गया, कुछ एनर्जी खर्चा हो जाएगा तोड़ने में, और जो एनर्जी बच जाएगा उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा और ग्लूकोज बना लिया जाएगा। तो ये हो गए फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 चीजें नेसेसरी हैं बाबू। नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल होना ही चाहिए, तभी ना सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। सेकंड है सनलाइट, सनलाइट होनी चाहिए। थर्ड है वाटर, और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल भगवान ने ऑलरेडी दिया है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, आपको याद होगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो सनलाइट की बात करें तो सन निकल ही रहा है, तो सनलाइट की भी कोई जरूरत नहीं है। मेन है कि पौधा वाटर कैसे लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा। तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करेगा अपने सराउंडिंग से बाय द हेल्प ऑफ एस्टोमाटा। पौधे के लीव्स में एस्टोमाटा होता है, एस्टोमाटा याद होगा आपको। तो एस्टोमाटा होता है, एस्टोमाटा एक बीन, 2 बीन से गार्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है, और वो एस्टोमाटा ही गैसेस एक्सचेंज का साइट होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो प्लांट की बॉडी से बाहर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट की बॉडी के बाहर से प्लांट की बॉडी के अंदर आएगा, यानी ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है ये एस्टोमाटा में ही होगा। एस्टोमाटा का आपने डायग्राम आप नोट में देख लीजिए, एस्टोमाटा का डायग्राम अवेलेबल है। इसके बाद अगर देखें पौधे वाटर कैसे लेते हैं, तो पौधे वाटर लेते हैं अपने रूट हेयर की मदद से। रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम वेसल्स के द्वारा वो वाटर लीव तक पहुंचाया जाता है और लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस 2 फेजेज में होता है, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज में क्या होता है, पौधा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वाटर को तोड़ता है। ये 2 स्टेप जो है वो आ गए लाइट फेज में, क्योंकि इसके लिए लाइट नेसेसरी है। और सेकेंड, और जो इसके बाद जो डार्क फेज है उसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन की मदद से, जो कि वहां से आया। तो फोटोसिंथेसिस 2 फेजेज में हो गए, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेजेज के अंदर वो रिएक्शंस होंगे जिनके लिए लाइट एसेंशियल है, और डार्क फेजेज में वो होंगे जिसके लिए लाइट एसेंशियल नहीं है। तो और लाइट फेज के जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, और डार्क फेज के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसे हम सिंपल बायोकेमिकल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। डार्क फेज को हम सीबीबी साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट जो नाम था उन्होंने इसे डिस्कवर किया था, तो सीबीबी साइकिल भी डार्क फेज को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जनरली जो एस्टोमाटा है वो दिन में भी खुलता है, रात में भी खुलता है। अच्छा, एस्टोमाटा होता कहां है? एस्टोमाटा पौधे के अंडर, पत्ते के अंडर सरफेस पर होता है, ये याद रखिएगा। पौधे के पत्ते के अंडर सरफेस पे होता है, ऊपर में तो क्यूटिकल का लेयर होता है, अंडर सरफेस पे होता है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो जो एस्टोमाटा होता है वो जनरली दिन को भी खुलता है, रात को भी खुलता है। लेकिन जो जेरोफाइटिक प्लांट्स है, यानी जो डेजर्ट प्लांट है, जो डेजर्ट में उगते हैं प्लांट्स, उनका जो एस्टोमाटा होता है वो रात को ही खुलता है, वाटर लॉस को कम करने के लिए। क्योंकि आपको पता है जितनी बार एस्टोमाटा खुलेगा बंद होगा, गार्ड सेल्स से वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डेजर्ट प्लांट्स में या जेरोफाइटिक प्लांट्स में सिर्फ क्या होता है, रात को ही एस्टोमाटा खुलता है। हाँ, अगर एक बात और हमने किया था कि अंडर सरफेस पे होता है एस्टोमाटा, लेकिन जो नैरो लीव्स प्लांट है जिनके पत्ते बहुत पतले हैं उसके चारों तरफ एस्टोमाटा होते हैं। ये भी आप बात को याद रखिएगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से हम साबित करते थे कि कैसे सनलाइट जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। इसमें इतना ही याद रखिएगा कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए आयोडीन नेसेसरी है, और आयोडीन जब डालते हैं तो पौधे का पत्ता क्या हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ये याद रखिएगा और एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एनिमल में न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले हमने अमीबा में न्यूट्रिशन देखा था। अमीबा में न्यूट्रिशन क्या होता था, अमीबा एक होलोजोइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड वाटर में रहता है, और वो क्या करता है, वाटर में उसका फूड तैर रहा होता है और स्विमिंग टाइनी प्लांट या एनिमल्स को वो खाता है। तो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं, उससे वो क्या करता है, अपना फूड इंजेस्ट करता है, फिर उसे बॉडी के अंदर लेता है, और बॉडी के अंदर लेता है तो एक फूड वैक्यूल में बंद होता है। वो फूड वैक्यूल उसका टेम्पोररी स्टमक हो जाता है, फिर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उसमें डाल देता है और वहां फूड वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें से वो अपना काम का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसे यूज कर लेता है, और जो उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, उसे वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी के बाहर थ्रो कर देता है, और जो अंदर लेता है वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। पैरामीशियम की अगर बात करें तो पैरामीशियम भी एक होलोजोइक यूनिसेलुलर एनिमल है,
पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, उससे वो अपने फूड को पुश करके माउथ पोर में घुसाता है और माउथ पोर में घुसाने के बाद फिर सेम टू सेम अमीबा के जैसे फूड वैक्यूल में अंदर में सारा डाइजेशन होगा और एनल पोर से फिर अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकाल देगा। तो ये पैरामीशियम में आ गया। अब हम आए ह्यूमन में न्यूट्रिशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आता है। तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में हमारे बॉडी के अंदर हम क्या है, हम हैं होलोजोइक ओमनीवोरस एनिमल्स। होलोजोइक ओमनीवोरस एनिमल्स यानी हम होलोजोइक हैं और ओमनीवोरस है, यानी कि हम प्लांट और एनिमल दोनों कंज्यूम करते हैं। ठीक, होलोजोइक है यानी हम में भी जो न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप में होगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये हम में भी 5 स्टेप्स होंगे। हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए ईश्वर ने एलिमेंट, हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए ईश्वर ने डाइजेस्टिव सिस्टम लगाया, एक ऑर्गन सिस्टम जो डाइजेशन करेगा। डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फूड में। तो हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल अनइवन थिकनेस का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका सबसे ब्रॉडर पार्ट है स्टमक और सबसे नैरो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बिगिन करता है, स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर। फूड इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और उसका डाइजेशन होता चला जाता है और जहां जब तक वो एनस तक पहुंचता है तब तक उसमें एब्जॉर्प्शन सारा चीज हो जाता है, यानी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। हमारे अगर एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स की बात करें तो अगर सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद जो है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स का ये सीक्वेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बारी बारी से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स हैं, यानी कि वैसे सिक्रीट करने वाले ऑर्गेन्स हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं, जो या तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही मौजूद होते हैं या एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं, लाइक सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, दीज आर एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये 2 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो उसी का पार्ट ही होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के ही वाल में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बारी बारी से। अगर देखें तो सबसे पहले हमारा माउथ है। माउथ हमारा क्या है, तो माउथ हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है जिससे के थ्रू हम फूड इंजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो हम माउथ में फूड लेंगे। हमारे माउथ के अंदर मेनली 3 चीजें हैं डाइजेशन के व्यू से अगर देखें तो, फर्स्ट इज टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ क्या करेगा, फूड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देगा, च्यू कर देगा, चबा देगा, पीस देगा। क्यों, जिससे कि क्या हो, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, जिससे कि एंजाइम उस पर इजीली एक्ट कर सके। ठीक, टंग क्या करेगा, टंग जो है सलाइवा को फूड में मिक्स करेगा और निगलने में मदद करेगा। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, वो सलाइवा सिक्रीट करेगा। सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा फूड को लुब्रिकेट करेगा और सलाइवा के अंदर मौजूद होगा एक एंजाइम जिसे कहा जाता है सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन। वो क्या करेगा, स्टार्च डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, टीथ की अगर बात करें तो हमारा जो टीथ है उसके 3 पार्ट होते हैं, क्रॉन, नेक एंड रूट। क्रॉन क्या है, एक्सपोज्ड पोर्शन है टीथ का। नेक क्या है, एक नैरो पोर्शन है जो गम लाइन पर होता है। और रूट क्या है, जो गम में धसा हुआ होता है। ठीक है ना, हमारे जॉज में फिक्स होता है। और हमारे माउथ में कितने तरह के टीथ हैं, 4 तरह के, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। हमारे मुंह में 2 बार दांत आता है, एक बार मिल्क टीथ, एक बार परमानेंट टीथ। आपको पता है सारे डेंटल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, नोट में से आप देख लीजिए। डेंटल फॉर्मूला याद रखिए, हमारे मुंह में अगर 8 का 4 सेट बनाया गया है, 8 के सेट में कितने इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 कैनिन, 2 मोलर और 3 मोलर। तो ये 8 हो गए। तो ये हमारे डेंटल, हमारा ये डेंटल फॉर्मूला है। अब अगर हम आगे बढ़े तो सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करता है और जिसमें कि एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन जो स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट करता है। उसमें एक और एंजाइम होता है, एक और केमिकल होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, जो बैक्टीरिया को भी मारता है। तब ना हाथ उठ करने पर हम माउथ के अंदर ले लेते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो फूड जब आप निगलते हैं तो वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसके लिए, विंड के लिए और हमारे फूड के लिए। फिर फेरिंग्स के बाद फूड चला जाएगा कहां, ओसोफेगस में। ओसोफेगस एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स से फूड को ले जाएगा स्टमक तक। ओसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, फूड बस आगे बढ़ेगा बाय द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओसोफेगस वॉल। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो हमारा ओसोफेगस है उसके जो वाल होते हैं वो रिदमिकली कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं तो पुश द फूड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक एंड दिस रिदमिक कंट्रैक्शन एंड expansion is called peristaltic movement or
तब फिर स्टमक में पहुंचने के बाद जब स्टमक के अंदर फूड पहुंचेगा तो वहां पर दो बातें होंगी। पहला, सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस आएगा, और सेकंड क्या करेगा, स्टमक क्या करेगा, उस फूड का चर्निंग करेगा। देखिए स्टमक जहां ओसोफेगस से मिलता है वहां ओसोफेगल स्फिंक्टर होता है, और स्टमक जहां स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है वहां पेरियोलिक स्फिंक्टर होता है। तो दोनों स्फिंक्टर बंद किया जाएगा और स्टमक क्या करेगा, मैकेनिकल चर्निंग करेगा फूड को और उसे एक पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा जिसे हम काइम कहेंगे, और यही काइम छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पुश किया जाएगा जिसे हम बोलस कहेंगे। समझ गए? अब देखिए स्टमक के वाल में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में मेनली होती है तीन चीजें। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज म्यूकस एंड थर्ड इज पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, दो काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के मीडियम को एसिडिक बनाएगा, और सेकेंड क्या करेगा, वो फूड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसे किल कर देगा। फर्स्ट इसका ये काम हो गया। पेप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करेगा, और जो म्यूकस है वो क्या करेगा, वो स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करेगा किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। समझ गए? पेप्सिन तभी वर्क कर पाएगा जब फूड मीडियम कैसा हो, एसिडिक हो। ये याद रखिएगा, पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब फूड मीडियम एसिडिक हो। फिर उसके बाद पेरियोलिक स्फिंक्टर से बोलस के फॉर्म में फूड आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, छोटे छोटे पीसेज में आगे बढ़ेगा। जो ही फूड इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं तीन पार्ट, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडेनम एक सी शेप्ड है, छोटा सा 25 सेंटीमीटर लंबा लगभग, और जो जेजुनम है वो 2.5 मीटर लंबा है लगभग, और जो इलियम है वो 3.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पोर्शन है। अब अगर हम देखें तो जो ही फूड स्टमक से निकलेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर दो ग्लैंड का सिक्रीशन उसमें मिक्स होगा। फर्स्ट इज लीवर एंड सेकेंड इज पेंक्रियाज। लीवर क्या है, तो लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, जो बनाता क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस एक येलोइश कलर का एक लिक्विड है जिसके अंदर मौजूद होता है बाइल साल्ट। बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है और टेम्पोरली स्टोर होता है वो गॉल ब्लाडर में। गॉल ब्लाडर एक मस्कुलर सैक है जिसमें कि बाइल जूस को स्टोर किया जाता है टेम्पोरली, और फिर वहां से वो आएगा। बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद नहीं है, उसके अंदर बस बाइल साल्ट है जो कि एक बेसिक साल्ट है। ये करेगा क्या, जो फूड आ रहा है स्टमक से वो एसिडिक है, उसे वो बेसिक कर देगा। बेसिक क्यों करेगा, जिससे पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल ग्लैंड के जो एंजाइम्स हो वो एक्ट कर सके, क्योंकि पेंक्रियाज के एंजाइम और इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम तभी एक्ट कर पाते हैं जब फूड मीडियम कैसा हो, बेसिक हो। तो बाइल जूस क्या करेगा, एक काम करेगा, वो फूड मीडियम को एसिडिक से बेसिक कर देगा, एंड सेकंड काम वो क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा, इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच बाइल जूस या बाइल साल्ट कन्वर्ट द लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पीसेज। वो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देगा, इसी को कहेंगे इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस दो काम कर रहा है, फर्स्ट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड सेकंड इज क्या कर रहा है, वो फूड मीडियम को बेसिक कर रहा है। ठीक है, पेंक्रियाज एक लीफ लाइक येलो कलर्ड ग्लैंड है जो कि लोब्ड है, यानी एक तरफ मोटा है दूसरी तरफ पतला है, और वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसके अंदर मेनली होती है तीन एंजाइम्स। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकेंड इज पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंड थर्ड इज लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, और जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज है वो स्टार्च डाइजेशन को कंप्लीट करेगा, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट, यानी जिस फैट को बाइल जूस ने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया उसके डाइजेशन को वो कंटिन्यू करेगा। तो पेंक्रियाज से सारे एंजाइम्स आएंगे, और पेंक्रियाटिक जूस के जो भी एंजाइम्स है वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही अपना एक्ट कर पाते हैं, और बेसिक हो भी चुका है। लीवर के एंजाइम, लीवर के बाइल जूस ने आके फूड मीडियम को बेसिक बना दिया है, अल्कलाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद फूड आगे बढ़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में नंबर ऑफ एंजाइम्स होता है जो कि फूड के डाइजेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, यानी कि माउथ का जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो माउथ से स्टार्ट हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते कंप्लीट हो गया। अब है डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वाल होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई क्या करेगा, वहां से एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। विलाई क्यों नेसेसरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो वहां से फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाएगा, बॉडी सर्कुलेशन में आ जाएगा, यानी बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा, जिससे कि वो फूड क्या हो सके, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सके।
तो एब्जॉर्प्शन हो गया विलाई के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के पहुंचेगा कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जहां स्मॉल इंटेस्टाइन का, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ड्यूडेनम है, फिर जेजुनम है, फिर इलियम है। तो जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से मिलेगा, वहां एक फिंगर लाइक निकला हुआ है बाहर, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि हमारे बॉडी में फंक्शनलेस है, हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी में वो फंक्शन करता था। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लेंथ में छोटा है, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 to 6.5 मीटर लंबा होता था, उसकी जगह पे अगर लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो ये 1.5 to 1.8 मीटर लंबा है और ये वाइडर है, यानी कि ये मोटा है। तो अब फूड कहां बढ़ेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा। और फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसमें फूड आगे बढ़ेगा और वहां पर मेनली वो क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वहां मेन कंसर्न है वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर अब जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि अब ये फूड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इजेस्ट होगा, तो इजेस्ट होने के लिए पानी तो हमें बचाना है ना, तो हम क्या करेंगे, वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो वहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, कैसम, कोलोन, रेक्टम। तो सबसे पहले कैसम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। तो फिर फूड पहुंचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा रेक्टम में, रेक्टम में वो स्टोर हो जाएगा, जहां पे वो टेम्पोरली स्टोर रहेगा और बॉडी से फिर टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल के बाद वो इंजेस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से, और वो इंजेस्ट नहीं, इजेस्ट कर दिया जाएगा, यानी इजेस्ट कर दिया जाएगा, रेक्टम में वो स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। देखिए रेक्टम जो है बॉडी के आउटसाइड में खुलता है थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एनस। एनस एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वो बाहर की ओर खुलता है, और एनस जो है वो एक ऐसा ओपनिंग है जो बंद रहता है एक रिंग ऑफ मसल्स के द्वारा, जिसे हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर। 3 स्फिंक्टर आए, ऑसोफेगल स्फिंक्टर, पायरियोलिक स्फिंक्टर एंड एनल स्फिंक्टर। ऑसोफेगल स्फिंक्टर क्या करता था, ऑसोफेगस और स्टमक के बीच के ओपनिंग को ओपनिंग क्लोजिंग करता था। पायरियोलिक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में, और एनल स्फिंक्टर एनस को क्लोज कर रहा है। तो एनल स्फिंक्टर होता है जो कि क्लोज रहता है, एनस जनरली क्लोज रहता है। लेकिन जब फीसेज करने का मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रेक्टम में स्टोर्ड है, जब उसे बाहर जाना होगा यानी इजेस्ट होना होगा, तो एनल स्फिंक्टर खुलेगा और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी के बाहर चला जाएगा, और इस तरह से हमारा ह्यूमन का न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। तो इतनी बातें जो भी मैंने बताई है इस रिवीजन वीडियो में, जितनी बातें मैंने बताई है, इतनी बातें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ऐसे ही याद रहनी चाहिए जैसे मैंने बोला। आपको याद रहेगा तो काम आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।